आज हम ज्योग्राफी में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। नेचुरल हज़ार्ड्स एंड डिज़ास्टर में आज हम एक नेक्स्ट नेचुरल हज़ार्ड और डिज़ास्टर की बात करेंगे जिसका नाम है फ्लड। जब हम फ्लड्स की बात करते हैं तो भारत में ही नहीं विश्व भर में जितनी भी डिज़ास्टर्स लॉस होते हैं उसमें बहुत बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो फ्लड्स का है। वर्ल्ड लेवल पर जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं उन डिज़ास्टर्स में जो फ्लड डिज़ास्टर के द्वारा नुकसान किया जाता है उस नुकसान का 20% हिस्सा अकेला भारत शेयर करता है। और वर्ल्ड लेवल पर सेकंड ऐसी कंट्री है इंडिया जो बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर पर आती है फ्लड के केसेस में। मतलब अगर आप जोग्राफिकली देखें तो बांग्लादेश के बाद इंडिया वो कंट्री है जिसमें मैक्सिमम एरियाज में फ्लड आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लियर? तो फ्लड हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा मेनेस है। इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है उस जोग्राफिकल एरिया में ऑलमोस्ट 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया ऐसा है जिस एरिया में फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है भारत का। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम 2016 तक के सरकारी आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर के अब तक $9.8 बिलियन डिज़ास्टर्स के ऊपर खर्च किया जा चुका है और उन खर्चे में से ऑलमोस्ट $7 बिलियन अकेले फ्लड पे जा चुका है। तो खर्चे के तौर पर देखा जाए तो भारतीय सरकार या किसी भी तरह के मिटिगेशन या प्रिपेयर्डनेस, रेस्क्यू, रिकवरी कोई भी लेवल पे जो खर्चा होता है उसमें से सबसे ज़्यादा खर्चा आपका अगर किसी नेचुरल डिज़ास्टर में, किसी सिंगल नेचुरल डिज़ास्टर में जाता है तो वो फ्लड है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रॉपर्टी की बात करें, लाइफ की बात करें, एग्रीकल्चर, कैटल, लैंड की बात करें, हर वे में अगर मैक्सिमम डिवास्टेशन एंड हवाब कोई डिज़ास्टर क्रिएट करता है या इन्फ्लिक्ट करता है तो वो फ्लड है। ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो फ्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री। ऑलमोस्ट इट इज़ अ रेगुलर एनुअल फेनोमेना ऑफ आवर कंट्री। और पूरा भारत किसी न किसी समय में किसी न किसी नदी, तालाब, समुद्र के इलाके में कोई ना कोई फ्लड झेलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। इसी दिशा में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और आज के हमारे टॉपिक फ्लड में हमारी फ्लड की डेफिनेशन आएगी। हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम फ्लड समझेंगे क्या होता है, उसके बाद फ्लड किस किस वजह से होता है, फ्लड भारत में कहाँ कहाँ, गंगा रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, नॉर्थ वेस्टर्न रिवर के बेसिन एंड पेनिनसुलर रिवर में होता है। फ्लड को कैसे मिटिगेट किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट के उठाए गए सभी कदमों के बारे में जिक्र किया जाएगा। फ्लड क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं, 2010 का लेह का फ्लड, 2013 उत्तराखंड, 2014 जम्मू कश्मीर, ये सारे फ्लड का आप जिक्र करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा वेरी इंपॉर्टेंट अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग कौन सा सिनेरियो है, ये नॉर्मल फ्लड से कैसे अलग है और ये क्यों तेज़ी से बढ़ता चला जाता है। आने वाले समय में अर्बन फ्लड से कैसे शहर बर्बाद होते चले जाएंगे। आज की डेट में आपकी जीडीपी का टोटल 3% आज जो बैड अर्बन प्लानिंग है उसकी वजह से जो डिज़ास्टर्स क्रिएट हो रहे हैं वो डिज़ास्टर्स को मैनेज करने में जीडीपी का कुल 3% खर्चा हो रहा है। यह भी एक तरह का लॉस है जीडीपी की तरफ से। एक तरफ से आपने आमदन कमाई, दूसरी तरफ से आपका नुकसान होता चला गया डिज़ास्टर को प्रिपेयर करने में। ये आपकी कंट्री को नेगेटिवली पीछे की तरफ लेकर के जाने का काम कर रहा है। कैसे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज सिनेरियो तेज़ी से प्रेसिपिटेशन को बढ़ा रहे हैं, रेनफॉल को, और कैसे ये बढ़ती हुई रेनफॉल आपके हिमालय के इलाकों में फ्लड्स लेकर के आ रही है। और वो हिमालय में आए हुए फ्लड लो लाइन एरियाज़ में जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है आपकी कंट्री के, जिन्हें आप ग्रीनरीज ऑफ द इंडिया जैसे गंगा का मैदान कहते हैं, वहाँ पर हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है। कैसे फ्लड लंबे समय में बहुत सारे लैंड को अनफिट रेंडर करते हैं, कैसे लोगों को माइग्रेट करते हैं, डिसलोकेशन करते हैं, और कैसे सबसे ज़्यादा गरीब तबका और मार्जिनलाइज सेक्शन ही इससे प्रभावित है। ये सारे एस्पेक्ट समझकर हम इसे पास्ट से प्रेजेंट सिनेरियो में टिल डेट अपडेट इसके रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट उसको डिस्कस करेंगे, जिसकी बाइंडिंग हम केरला के फ्लड पे करेंगे कि केरला के फ्लड क्यों आए, क्यों चेन्नई में 2015 में इतने ज़बरदस्त वे में हमने फ्लड देखे, क्यों आज की डेट में अगरतला, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली ये रिकरेंटली अर्बन फ्लड फेस कर रहे हैं। ये सारे सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक ऑल एनकम्पासिंग लेक्चर होगा जिसमें सारे सिनेरियोज टिल डेट अपडेट कॉन्टेक्स्ट में कवर हो जाएंगे। बिगिनिंग करते हैं फ्लड से। सिंपल सी एस्पेक्ट है, किसी भी रिवर, लेक, पॉन्ड, रिजर्वायर या कोस्टल एरिया कोई भी वो एरिया जो किसी ओशियन, सी, पॉन्ड या लेक के किनारे का एरिया है, जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी रिवर, पॉन्ड, लेक या कोस्टल एरिया में वहाँ पर अवेलेबल उस वाटर बॉडी का जो वाटर का लेवल है नॉर्मल लेवल से राइज हो गया है और अपने बैंक जो है किनारे हैं उन्हें ब्रेच करके
अपने सराउंडिंग रीजन को इनंडेट कर दिया गया या फ्लड। क्लियर? अगर हम फ्लड्स के बारे में देखें तो फ्लड किस तरह के हो सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोस्टल फ्लड्स होते हैं। कोस्टल फ्लड्स की बात करें तो जितने भी सी की विसिनिटी में एडजॉइनिंग लैंड है, ओशियंस की विसिनिटी में एडजॉइनिंग लैंड है, वहाँ पर साइक्लोन्स आने की वजह से जो स्टॉर्म सर्जेस होती हैं, उन स्टॉर्म सर्जेस की वजह से वो जो एडजॉइनिंग रीजन इनंडेट होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोस्टल फ्लड। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, टाइड्स उठती हैं और वो हाई टाइड्स जब अपने एडजॉइनिंग एरिया को इनंडेट कर देती हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोस्टल फ्लड्स। तो इस तरह के कोस्टल फ्लड्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा, कुछ लेक्स होती हैं, कुछ पॉन्ड होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी रिवर अपना वाटर डिबाउच करती हैं, डिस्चार्ज करती हैं, और उसकी वजह से वो लेक्स का वाटर लेवल जब राइज हो जाता है और अपने बैंक को वो ब्रेच करता है तो अपने सराउंडिंग रीजन को इनंडेट करता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोस्टल फ्लड्स। तो ये सारे फ्लड्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड इज़ द फ्लूवियल फ्लड्स। जब आप फ्लूवियल फ्लड्स की बात करते हैं तो ये फ्लूवियल वर्ड रिवर से कनेक्टेड है, इट इज़ अ रिवर बेस्ड फ्लड। रिवर फ्लड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नदी है, रिवर का अपना एक नेचुरल चैनल है, रिवर के उस नेचुरल चैनल की एक वाटर एकोमोडेटिंग कैपेसिटी है। जब भी बरसात होती है, बरसात होने की वजह से जब उस रिवर में वाटर लेवल राइज कर जाता है और वो अपने लेफ़्ट एंड राइट बैंक को ब्रेच करके वाटर लेफ़्ट एंड राइट स्पिल कर जाता है, इसकी वजह से वो जो रिवर का एडजॉइनिंग एरिया इनंडेट होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवर फ्लड या फ्लूवियल फ्लड। ये दो तरह का होता है, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं। बैंक ओवर पावर फ्लड एंड द फ्लैश फ्लड, या ओवर द बैंक फ्लड या फ्लैश फ्लड। ओवर द बैंक फ्लड कौन सा होता है? रिवर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बरसात बढ़ चुकी है, इसकी वजह से वाटर लेवल राइज होना शुरू हो गया है, ये ओवर द टाइम हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, और पानी लेफ़्ट एंड राइट बैंक को ब्रेच करके स्पिल कर चुका है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ओवर द बैंक फ्लड। और यही है नॉर्मल फ्लड जो आप देखते हैं। इसमें आपके पास टाइम था, अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा था और ये ग्रेजुअली होता है। लेकिन इसके अलावा जो फ्लैश फ्लड होता है, इसमें बहुत इमीडिएटली इंटेंस एंड हैवी डाउनफॉल होने की वजह से, बहुत तेज़ी से वर्षा होने की वजह से ऑल ऑफ अ सडन जल स्तर बढ़ जाता है, और ऑल ऑफ अ सडन जल स्तर बढ़ने की वजह से जो वाटर लेफ्ट एंड राइट स्पिल करता है, उसकी वजह से जो फ्लड आता है, इट इज़ अ फ्लैश फ्लड। और ये मोस्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन इसे जन्म देने में है वो है क्लाउड बर्स्ट। मोस्टली क्या होता है, कई बार बहुत हैवी डाउनफॉल होता है बहुत ही मिनिमम टाइम में, इट इज़ अ क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन, बादल फट जाना। ऐसा लगता है जैसे कोई थैली फट गई है पानी की और एकदम से ही पानी गिरा है, माउंटेन स्लोप्स में बह गया है। ये उत्तराखंड का बहुत इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है, और हेमकुंड एक रिलीजियस श्राइन है जिस एरिया में ये बहुत ज़बरदस्त वे में होता है। होता सिंपल सा फेनोमेना ये है कि ये माउंटेन की स्लोप्स होती हैं, और कई बार क्या होता है कि बे ऑफ अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है मानसून की, वो इस तरह से अरेबियन सी ब्रांच ऊपर की तरफ असेंड हो रही है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच असेंड हो रही है, और पर्टिकुलरली यहाँ पे दोनों का मीटिंग पॉइंट बन जाता है। इसकी वजह से बहुत अब्रप्ट कंडेंसेशन होकर के रेनफॉल जो होता है, इट इज़ अ वेरी हैवी डाउनफॉल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, इट इज़ अ काइंड ऑफ क्लाउड बर्स्ट। और ये मैंने आपको मानसून वाले चैप्टर में बताया भी था, और ये वही यूपी का उत्तराखंड के वो एरिया है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून एंड द अरेबियन सी ब्रांच का मिलन होता है। इसकी वजह से वहाँ पर आपको इतने क्लाउड बर्स्ट मिलता है, तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड एंड द उत्तराखंड ट्रेजिडी यू नो एवरीवन वेरी वेल। आप सबको पता है उत्तराखंड ट्रेजिडी के बारे में, क्या बात, एज ए फन भी होना चाहिए। जानते हैं ना केदारनाथ की घटना। ओके, आगे बढ़े। ये थे फ्लूवियल फ्लड। तीसरे कौन से होते हैं? नाम सुनने बड़ा अजीब लगेगा, जैसे लगेगा मैंने खुद ने रखा है, लेकिन आई स्वेयर मैंने नहीं रखा है। ये है फ्लूवियल। लगा ना कि ये मैंने रखा है, लेकिन नहीं, मैंने नहीं रखा है। इट इज़ अ सरफेस फ्लड। सुनने में लगा एक ही नाम है, सरफेस फ्लड। बाकी सारे फ्लड सब सरफेस होते हैं, लग रहा है ना।
लेकिन ऐसा ही है। प्रॉब्लम हमारी पता क्या है, हमें ऐसा लगता है ये क्या है, लेकिन असल में वो सही होता है। जब हम सीख लेते हैं तो हमें लगता है हाँ ये ऐसा ही है। तो देखिए फ्लूवियल फ्लड क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ था संसार का कि जहाँ नदियाँ हैं और जहाँ लोअर रीचेज़ हैं, जो रिवर के बैंक हैं, फ्लड वहीं आते हैं। मतलब एक तो जहाँ नदी नहीं है और जो हायर रीचेज़ हैं वहाँ पे फ्लड नहीं आते। ये भ्रम तो तोड़ दिए सबने। कैसे? आज दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, इम्पॉर्टेंट जितने भी शहर हैं, कोई नदी बड़ी नहीं मान लो गुजर रही वहाँ से, लेकिन फिर भी हैवी रेनफॉल हुआ और उस रेनफॉल की वजह से जितने भी ड्रेनेज चैनल थे, जो स्टॉर्म ड्रेनेज चैनल थे या जो सीवरेज ड्रेनेज चैनल थे, सारे के सारे ऑलरेडी ओवरबर्डन है सीवरेज और गार्बेज के साथ, वो सारे के सारे भर गए। पूरी सिटी में वाटर लॉगिंग हो गया। बॉम्बे, द 2005 बॉम्बे वाटर लॉगिंग, यू नो वेरी वेल। 2-3 दिन तक टीवी सीरियल नहीं आए थे, शूटिंग नहीं हो पाई थी। तो ये जो पानी खड़ा हो गया, दिल्ली की आम जन रोज़ की समस्या है। वाटर लॉगिंग, 2 दिन बरसात हुई तो वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी झमाझम इतना भर जाता है। इट इज़ फ्लड, फ्लड इज़ अबाउट इनंडेशन, इट इज़ इनंडेशन, इट इज़ अ वाटर लॉगिंग। और आप दिल्ली के मैनिफेस्टो में पढ़ सकते हैं कि हम वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली को निजात दिलाएंगे। अरविंद केजरीवाल का मैनिफेस्टो था ये। मतलब इतना इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये चुनावी वादों में शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर इट इज़ अ फ्लूवियल फ्लड। वर्षा के कारण से जो उस पर्टिकुलर सिटी की उस वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ना रह पाना, जो उसके ड्रेनेज चैनल हैं जो सरफेस को रन ऑफ प्रोवाइड करते हैं, सरफेस वाटर को, वो उस लेवल पर रन ऑफ ना प्रोवाइड कर पाना, जिसकी वजह से वहाँ पूरी सिटी में पानी स्पिल हो जाता है, इनंडेट हो जाती है सिटी। इट इज़ अ सरफेस फ्लड, इट इज़ अ फ्लूवियल फ्लड, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्बन फ्लडिंग। यही है आज का विषय। 2016 यूपीएससी क्वेश्चन, लगातार 2 साल आया हुआ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ अर्बन फ्लड, इसका क्या नुकसान है, क्यों तेज़ी से हो रहा है और सुझाव क्या है। इतना क्लियर हुआ? यस। अब मुद्दे की बात यहाँ पर यह आ जाती है कि फ्लड होते किस किस वजह से है, कौन कराता होगा फ्लड। तो पहला कारण है फ्लड कराने का रेनफॉल। बरसात ही सूखा डालती है, बरसात ही बाढ़ लाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइक्लोन्स। तीसरा क्लाउड बर्स्ट। और अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये किस हेडिंग में आते हैं? ये सारे मौसम से जुड़े हुए चक्र हैं, सारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से जुड़े हुए चक्र हैं। चाहे साइक्लोन है, चाहे रेनफॉल है, चाहे क्लाउड बर्स्ट है। तो उसको मैं क्या कहूँगा? मीटरोलॉजिकल। तो मीटरोलॉजिकल फ्लड्स इस वजह से आते हैं। मीटरोलॉजिकल फ्लड्स इस वजह से आते हैं। सिंपल, रेनफॉल बढ़ जाना, उसकी वजह से फ्लड। आप सबको पता है नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, पानी लेफ्ट और राइट बंक में स्पिल हो जाता है, क्षेत्र इनंडेट हो जाता है, माने जलमग्न। इनंडेट की आपसे कोई हिंदी पूछ रहे तो जलमग्न है, वाटर लॉक्ड है। ओके। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट साइक्लोन्स। आप सभी जानते हैं बे ऑफ बंगाल के इलाके से साइक्लोन्स आते हैं, और ये साइक्लोन जब आते हैं तो अपने साथ समुद्र की जलधाराओं को, समुद्र की सतह के पानी को भी बहुत तेज़ी से उफान में लेकर के आते हैं क्षेत्र की तरफ। इससे स्टॉर्म सर्जेस आती हैं। तो स्टॉर्म सर्जेस भी पानी इंटरनल लाने में कामयाब होते हैं, इसकी वजह से फ्लड आते हैं। साइक्लोन जो इंडिया के ईस्टर्न घाट में एंटर करते हैं, तो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों को बीच बीच में ब्रेक कर रखा है नदियों की वैलीज़ ने, और साइक्लोन इन्हीं नदियों की वैली से अंदर एंटर करते हैं। इन्हीं नदियों की वैली के ऊपर झरझर बारिश कराते हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, फ्लड आ जाता है। तो साइक्लोन भी फ्लड लाने के लिए जिम्मेवार हैं। साइक्लोन के द्वारा लाए गए स्टॉर्म सर्जेस भी फ्लड लाने के लिए जिम्मेदार है। ये एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि जब साइक्लोन आता है तो स्टॉर्म सर्जेस आते हैं। उन स्टॉर्म सर्जेस की वजह से रिवर का जो एक नेचुरल फ्लो था उसको अपने माउथ को अचीव करना था, यानी किसी न किसी तरह से बे ऑफ बंगाल जामे में जाके गिरना था। लेकिन जो फॉरवर्ड फ्लो ऑफ द वाटर है वो इधर से आ रहे साइक्लोन की वजह से, जो स्टॉर्म सर्जेस आ रहे हैं उसकी वजह से उसको रिपेल कर रहा है, और वो रिपेल होने की वजह से पानी लेफ्ट एंड राइट स्पिल हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। साइक्लोन कैसे वर्षा बढ़ा रहे हैं आज की डेट में? तेज़ी से बे ऑफ बंगाल का जो साइक्लोनिक रीजन है, ये जितना भी आपका भारत का हिमालयन बेल्ट है, इस हिमालयन बेल्ट में जाकर के वहाँ पे डिप्रेशंस क्रिएट करते हैं, और उस हिमालयन बेल्ट में इन डिप्रेशंस की वजह से की गई वर्षा, फॉरेस्ट ना होने की वजह से बहुत ही स्टीप फ्लो बनाता है पानी। इसकी वजह से जितना भी ये गंगा का मैदान का रीजन है यहाँ पे फ्लड आते हैं। और दूसरा पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड और बाकी इलाकों में। तो आज की डेट में अगर आप बात करते हैं जो केदारनाथ में फ्लड आए थे, वो यही हुआ था कि बे ऑफ बंगाल के रीजन से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप्रेशन बन के उस पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट कर गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही हैवी डाउनपोर हुआ लगातार 2 दिनों तक, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिले। तो साइक्लोन्स फ्लड लाने के लिए जिम्मेवार होते हैं।
और क्लाउड बस्ट का फिनोमेना तो मैं समझा ही चुका हूँ। तो ये तीनों मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको मेट्रोलॉजिकल फ्लड देखने को मिलते हैं पानी के कारण से। इसके अलावा और बहुत से फैक्टर होते हैं जिसमें टोपोग्राफिकल फैक्टर है और दूसरा है टोपोग्राफिकल फैक्टर। दूसरा जिसे मैं कहूँ तो मैन मेड, और अगर आप मुझसे पूछेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में इसको सर क्या कहते हैं, वो तो मेट्रोलॉजिकल था, ये टोपोग्राफिकल था, इसके पीछे भी कल था, उसके पीछे भी कल था, तीसरे वाले के पीछे भी कल लगाओ तो इट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल। तो जो एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से आते हैं वो मैन मेड है, ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। ओके यस सर। तो वो भी करा देंगे। ये मैं ऐसे नहीं कराऊंगा, जब मैं लेक्चर प्रोसीड करूंगा उसमें 1 बाय 1 जब चीज़ें इंडक्ट होंगी प्रैक्टिकली आप खुद ही लर्न करोगे, वो जो हमारी स्कीम रहती है हर बार पढ़ाने की। जब भी फ्लड के बारे में चर्चा होती है तो फ्लड नदियों से जुड़ा हुआ है, नदियों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आइए नदियों का जिक्र करते हैं और भारत में फ्लड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने का प्रयास करते हैं, तभी फ्लड की कहानी और गेम समझ आएगी, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट आ जाता है ये सारा हिमालयन बेल्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है। तो पहले बात गंगा ही कर लेते हैं। गंगा निकली है और ऐसे आकर के बे ऑफ बंगाल में चली गई। गंगा को उसके लेफ्ट बैंक से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिलने का काम करती हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आ जाती है गोमती आ जाती है, घाघरा आ जाती है, गंडक आ जाती है, कोसी आ जाती है। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक की अगर हम बात करें तो यमुना मिल जाती है, यमुना, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये नदियाँ इसको राइट बैंक से मिल जाती हैं। तो लेफ्ट एंड राइट बैंक से बड़े लेवल पर रिवर्स मिलने का काम करती हैं। एक रिवर्स है वो हिमालयन की स्लोप से आ रही है और दूसरी रिवर्स है वो प्लेट्यू रीजन से आ रही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से आकर के मिल रही है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर आपको लगातार बाढ़ देखने को मिलती है हर साल। और गंगा रिवर सिस्टम के अंदर जो कवर होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यूपी, सेकंड बिहार, तीसरा वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलग से कवर करेंगे, लेकिन गंगा के मैदान की बात करें तो उसमें ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कवर हो जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम अलग से डिस्कस करेंगे। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इसमें से यूपी, बिहार को अगर आप जोड़ लें तो यूपी, बिहार भारत में जितने भी टोटल फ्लड प्रोन एरिया है उस फ्लड प्रोन एरिया का 1/3 फ्लड प्रोन एरिया यूपी, बिहार में। और यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में आपको ईस्टर्न यूपी में मेनली फ्लड मिलता है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मेनली नॉर्दर्न बिहार में आपको फ्लड देखने को मिलता है। नॉर्दर्न बिहार में फ्लड क्यों मिलता है, ईस्टर्न यूपी में फ्लड क्यों मिलता है, ये सारे कंडीशंस और कहानियों को हम समझने का प्रयास करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए आज मैं कुछ ऐसी 1-2 नदियों का जिक्र भी करूँगा जो नदियाँ शायद आपने ड्रेनेज वाले चैप्टर में नहीं पढ़ी थी, वो नदियाँ जो कि अब आज फ्लड के चैप्टर में डिस्कस हो जाएंगी, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ओके चलिए, ये जो गंगा का रिवर बेसिन है यहाँ पर जो फ्लड आते हैं इसमें से अगर आप देखें तो तकरीबन सभी नदियाँ फ्लड लेकर के आती हैं अपने लेफ्ट एंड राइट बैंक में, लेकिन मेन जो एरिया है जहाँ पर फ्लड सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है गंडक और कोसी का इलाका। कोसी को अगर देखें तो कोसी का मतलब है कोसना, कोसना का मतलब होता है कर्स, कर्स माने सौरो माने श्राप है ये, तो ये बिहार का श्राप है, इट इज़ अ सौरो ऑफ द बिहार। तो कोसी इज़ अ सौरो ऑफ बिहार बिकॉज तकरीबन हर साल बिहार में फ्लड आता है कोसी की वजह से। कोसी इज़ अ वेरी नोटोरियस रिवर, तकरीबन अपना चैनल चेंज कर लेती है, अपना फ्लो चेंज कर लेती है और डिवास्टेट करके रख देती है पूरे इलाके को। अब उस हिसाब से चीज़ों को समझने का प्रयास करें तो चीज़ें कुछ ऐसे बैठती हैं। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर गंगा के मैदान में इतनी बाढ़ें क्यों आ रही हैं और क्यों आती हैं, चलिए मैं समझाता हूँ वन बाय वन। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि गंगा नदी अपने आप में ही ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके आती है और ये एक पेरिनियल रबर है, सदाबहार नदी है, यानी कि ये स्नो मेल्ट होने से आती है, तो पानी का प्रवाह तो सारा साल ही बना रहता है। इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो या तो हिमालयंस हैं या ट्रांस हिमालयंस हैं, इसकी वजह से वो भी स्नो मेल्ट होकर के आती हैं, तो वो अपने आप में पेरिनियल है, पहला कारण। तो गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरियाँ सदाबहार नदियाँ हैं, पेरिनियल हैं, इसकी वजह से इन्हें पानी का स्रोत तो मिलता रहता है। ऐसे में सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब 3 से 4 महीने के लिए मानसून आता है और वो मानसून के सीज़न में इन्हें अतिरिक्त पानी मिलना शुरू होता है। और वो पानी इन्हें कहाँ से मिलता है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और जो अरेबियन सी ब्रांच है, ये जब इस तरह से इंडिया में प्रोसीड करती है तो हिमालयन साउदर्न स्लोप से टकराती है और हिमालयन साउदर्न स्लोप से टकराने की वजह से यहाँ पर वर्षा होती है जहाँ से ये सारी ट्रिब्यूटरी नदियाँ आ रही होती हैं। इसकी वजह से ये जो वर्षा है जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है हिमालयन फुटहिल एरियाज़ में,
उसकी वजह से ट्रिब्यूटरीज़ का वाटर फ्लो बढ़ता है और वही ट्रिब्यूटरीज आकर के जब गंगा में गिरती हैं तो गंगा का वाटर फ्लो बढ़ाती हैं। यह एक कारण माना गया है जिसकी वजह से गंगा रिवर सिस्टम में फ्लड आते हैं। लेकिन यह तो एक नेचुरल आस्पेक्ट था। फिर गंगा रिवर सिस्टम में फ्लड इतने तीव्र कैसे होते चले गए, इसको समझने के लिए आपको एंथ्रोपोजेनिक रीजंस को समझना होगा, मैन मेड आस्पेक्ट को समझना होगा। देखिए आप सभी जानते हैं गंगा का एक अपना ग्रेडियंट सिस्टम है, और गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा के वेस्ट से ईस्ट तक जाते जाते गंगा का जो मिडल एरिया है यहाँ पर एंटर होने के बाद गंगा का ग्रेडियंट कम हो जाता है। यानी कि अगर पहले गंगा का ग्रेडियंट स्टीप है तो मिडल में कम होगा और लोअर रीचेस में जा करके ईस्टर्न गंगा प्लेन में तो ग्रेडियंट बिल्कुल ही कम हो जाएगा। अब ग्रेडियंट कम होने की वजह से मिडल रीजन में क्या होता है, रिवर अपने साथ वाटर और वाटर में मिक्स्ड सेडिमेंट लेकर के जा रही है। उसको अपनी वेलोसिटी बनाए रखने के लिए एक ग्रेडियंट चाहिए। अगर ग्रेडियंट नहीं मिलेगा तो रिवर के पास एक ही मजबूरी है कि सबसे पहले तो वो उसके पास जो मटेरियल है, सेडिमेंट है, उसे अनलोड करे, उसे डिपॉजिट करे, तो वो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ करनी शुरू करती है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि जब उसने अपने साथ लाया हुआ सेडिमेंट डिपॉजिट किया अपने लेफ़्ट और राइट रीजन में, उसने उसको डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, अपने फ्रंट कोर्स में उसने उसे डिपॉजिट करना शुरू कर दिया। ऐसे में रिवर के वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है। जब रिवर के वाटर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है तो ये नदी का पानी है और नदी के पानी को अब आगे निकलना है, लेकिन देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। तो नदी का पानी है वो किस तरफ तो जाएगा, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वेस्टवर्ड हुआ। जैसे ही पानी का एक आउटलेट वेस्टवर्ड को हुआ तो सारा पानी उस तरफ को हो लिया। तो एक ये टर्न हुआ नदी में। एक पॉइंट पे जाने के बाद अब नदी का सीधा कोर्स ये हो गया ना, अब नदी यहाँ से कोई टर्न लेगी तो नदी का एक टर्न बनता है, मान लो थोड़ा थोड़ा पानी इधर को निकलना शुरू हो गया, सारी इधर को हो गई, तो फिर अब ये नदी इस तरह से हो गई। अब ये नदी इस तरह से सीधी है, फिर मान लो इस तरह को टर्न लेती है, तो कुल मिलाकर के रिवर मिएंडर करने लग जाती है, रिवर मिएंडरिंग। तो मिडल गंगा प्लेन की मिएंडरिंग एक खास बात है। नदियाँ मिएंडर करती हैं, बल खाती हैं। और घाघरा का मिएंडर तो आप सब जानते हैं, गंडक का मिएंडर आप सब जानते हैं। देयर इज अ मिएंडरिंग ऑफ द रिवर। इतनी बात क्लियर हुई? अब ये जो रिवर मिएंडर कर रही है उस लेवल पर, जब रिवर का वाटर फ्लो कम होता है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब नदी में बरसात का पानी घुल गया है और वो पूरे उफान पे मिएंडर कर रही है, लेकिन जब नदी का वाटर फ्लो कम था, आपने उसका जो इतना ब्रॉड फ्लड प्लेन है, कहाँ तो रिवर को ऐसे फ्लो करना था, कहाँ रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो दिस इज द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर। आपने उसके फ्लड प्लेन को एनक्रोच कर लिया है बड़े लेवल पर। जब आपने उसके फ्लड प्लेन को एनक्रोच कर लिया है, जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा वो अपना फ्लड प्लेन ढूंढेगी वापस से, तो उसको तो फ्लो करना है उसी वे में। इसकी वजह से बड़े लेवल पर जब आप रिवर के चैनल को एनक्रोच करते हैं तो वहाँ पर वह इंक्रोचमेंट डेवास्टेट की जाती है नदी के द्वारा। जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, इससे संपत्ति का, जान का, मवेशियों का और खेती बाड़ी का नुकसान होता है। तो एग्रीकल्चरल लॉस होता है क्योंकि नदी बड़े लेवल पर वहाँ उन खेतों में डेब्रिस एक्यूमुलेट कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी चली जाती है। सेकंड, सीधा सीधा क्रॉप का नुकसान होता है क्योंकि हाई लेवल पर वाटर लॉगिंग कर दी जाती है, इससे फसलें सड़ जाती हैं। दूसरा, मवेशी और जानवर बह जाते हैं, मर जाते हैं, एक कारण इससे उनकी मृत्यु होती है। दूसरा, उनका फॉडर क्रॉप बर्बाद हो जाती है, उनके ग्रासलैंड्स इनंडेट कर जाते हैं, इस वजह से वो मर जाते हैं। और तीसरा, घर के घर बह जाते हैं क्योंकि फ्लड प्रोन एरिया में बने हैं, तो इनके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो उस लेवल पर नहीं हो पाते हैं, तो यह बर्बाद हो जाते हैं। तो पाँचवा छठवां पता है, लोग भी बह जाते हैं और भी बड़े सारे नुकसान हैं। मुद्दे की बात यह है कि सीधा सीधा नुकसान ग्रामीण समाज को बहुत होता है। उनके कैटल भी चले जाते हैं, उनके क्रॉप्स भी चले जाते हैं, उनके हाउसेस भी चले जाते हैं, इससे उनका बड़े लेवल पर नुकसान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट नुकसान होता है कि एग्रीकल्चरल सॉइल जो है, एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो बर्बाद हो जाता है। और ये हुआ क्यों था? क्योंकि आपने बड़े लेवल पर रिवर का मिएंडरिंग कोर्स जो है, उसका फ्लड प्लेन है, उसका एनक्रोच कर लिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था सिर्फ। इतनी बात समझ में आई? इस तरह से नुकसान इसने किया। सेकंड तरीका समझने का प्रयास करिए कि क्यों गंगा के मैदान में इस लेवल पर फ्लड आ रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, आज की डेट में अगर आप बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कहना है कि जो फरक्का बैराज बनाया गया है गंगा नदी के ऊपर, जो फरक्का बैराज बनाया गया है यहाँ पे गंगा नदी के ऊपर, ये फरक्का बैराज बिहार में आने वाले फ्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस फरक्का बैराज को यहाँ पे ख़त्म किया जाना चाहिए
और गंगा के फ्लो को फ्री फ्लो होने देना चाहिए और बे ऑफ बंगाल में जाने देना चाहिए। उनका ये तर्क देने का आधार क्या है कि फरक्का बराज की वजह से गंगा में बाढ़ आ रही है, कारण क्या है? वो ये कहते हैं कि फरक्का बराज में पानी ऑब्स्ट्रक्ट रोका जाता है रिजर्वायर में, और जब वो पानी रोका जाता है, गंगा सदाबहार बहने वाली नदी है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी सदाबहार है। जब बरसातों का मौसम आ जाता है तो नेचुरली गंगा की ट्रिब्यूटरीज और गंगा में फ्लो बढ़ जाता है पानी का। ऐसे में उसकी सीधी निकासी समुद्र में चाहिए, लेकिन जब गंगा को फॉरवर्ड मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आती है, वो फरक्का बराज में पानी रोका जाता है। इसकी वजह से गंगा का पानी का लेवल राइज होता है और वो अपने लेफ्ट एंड राइट बैंक में स्पिल कर जाता है। इसकी वजह से बाढ़ आती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जितना भी सारा एरिया है माउंटेन का, नदियों का ग्रेडियंट बहुत कम है मिडल गंगा प्लेन में। वो नदियाँ फॉरवर्ड फ्लो करना चाहती थी बहुत अच्छे से, उन्होंने अपना एक मेंडरिंग कोर्स भी बनाया, लेकिन मेंडरिंग कोर्स भी काम नहीं आ रहा भाई। जितना भी रिवर का कैचमेंट एरिया है हिमालय एरिया में, आपने अपनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ करके वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन कर दी। डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से वो जो नेचुरल बैरियर हुआ करता था सॉइल का, वो आपने रिमूव कर दिया और सॉइल हाई लेवल पर इरोड हो रही है। तो जब माउंटेन स्लोप्स में सॉइल इरोड होगी तो जो हायर रीचेस ऑफ द रिवर है उसको बड़े लेवल पर सेडिमेंट लोड मिला। वो सेडिमेंट लोड वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा क्योंकि नदी ईजिली फ्लो कर रही है। जैसे ही नदी मैदानी इलाके में पहुँचेगी, ग्रेडियंट फॉल करेगा, तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सेसिव सेडिमेंट लोड आपने उसको दे दिया। अब वो सेडिमेंट लोड जब उस रिवर को मिला है तो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि वो सेडिमेंट लोड को अपने लेफ्ट राइट और अपने बॉटम में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि उसे आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हल्का करना तो ज़रूरी है। और जब बॉटम में इस तरह से सेडिमेंट डिपॉजिट होता चला जाएगा, इसकी वजह से उस रिवर चैनल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है, और वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब रिड्यूस होती है तो इसकी वजह से इनंडेशन का प्रोसेस बिगिन होता है और तेज़ी से फरक्का बराज को गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सेडिमेंट कंट्रीब्यूट करती चली जा रही, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हुआ। इसकी वजह से फरक्का बराज की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। ये फरक्का बराज है, ये फरक्का बराज है। पहले ये इतना गहरा था, अब इसमें पानी ज़्यादा जमा हो रहा है, जिसकी वजह से नदियाँ बड़ी ईजिली इसमें डिस्चार्ज और डिबाउच हो रही हैं, तो रिवर के एक नेचुरल फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन मुद्दे की बात है, दिन बाय दिन फरक्का बराज की डेप्थ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट कम होती जा रही है। तो फरक्का बराज का वाटर लेवल राइज हो जाता है, तो इधर से जितना वाटर लेवल राइज होगा, उधर से उसमें डिस्चार्ज होने वाली नदियों का फ्लो उतना ऑब्स्ट्रक्ट होगा। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बाढ़ बड़ी फ्रीक्वेंट हो गई है, इसको खोलने का काम करो, इसको उड़ाओ यहाँ से। आई बात समझ में? क्योंकि ड्रेजिंग इज़ अ कॉस्टली अफेयर और रेगुलर ड्रेजिंग नहीं होती फरक्का बराज की। दिस इज़ द प्रॉब्लम। और आप उसे ऐसे खोल भी नहीं सकते हैं, आपके करार है बांग्लादेश के साथ, अगर वो खोला तो वह बह जाने की दिशा में आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप बाउंडेड हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो कुल मिलाकर के यह एक डिफॉरेस्टेशन का कारण है जिसकी वजह से बर्बादियाँ हो रही हैं। अगला इम्पॉर्टेंट, और ओवर एनक्रोचमेंट एक रीज़न था जिसकी वजह से बर्बादी हो रही है। फरक्का एक कारण है जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। अगला इम्पॉर्टेंट कारण क्या है? अगला इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि बहुत सी नदियाँ, जैसे कि कोसी है, कोसी बहुत ही स्टीप माउंटेन स्लोप से आती है, क्योंकि जैसे ही मिडिल गंगा में आते हैं तो मिडिल गंगा के मैदान में यहाँ तक आते आते हमें शिवालिक की पहाड़ियाँ ख़त्म होती नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि वेस्टर्न हिमालय इतना फैला हुआ है, जैसे अगर आप बैगपाइपर बजा रहे हैं तो एक तरफ ऐसा लगता है कि वेस्टर्न हिमालय में बैगपाइपर आपने पूरा खोला हुआ है, और जैसे ही आप मिडिल हिमालय की तरफ आते हैं तो लगता है उसका मुंह पूरा बंद कर दिया है, हारमोनियम का मुंह पूरा बंद कर दिया है। इसी तरह से वेस्टर्न हिमालय से ईस्टवर्ड आते आते हिमालय नैरो हो जाता है, और मिडिल हिमालय के बाद ये नैरोनेस से स्टार्ट होती है। तो शिवालिक पहाड़ियाँ तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही। इसकी वजह से जो पहाड़ों से नदियाँ निकल रही हैं, ये निकली, उसे पहले ऐसे ऐसे वेस्टर्न हिमालय में जाना होता था स्लोली, ये यहाँ से निकली है नीचे, ये सीधा मैदान निकली, और मैदान इतनी फास्ट नदी आ रही है, इतने सारे एरिया से, कैचमेंट से स्ट्रीम्स लेके कोसी, और वो एकदम से गंगा के मैदान को अचीव होती है। और गंगा के मैदान की आगे कोई स्टीपनेस नहीं, कोई ग्रेडियंट नहीं। इसकी वजह से वो कहती है मैं आगे तभी बढ़ूँगी अगर मैं सारा मलबा यहाँ पे डिबाउच करूँगी। वो सारा सेडिमेंट वहाँ पे डिबाउच करती है, और सारा सेडिमेंट वहाँ डिबाउच होने की वजह से ही कोसी को ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, और फिर कोसी कभी उसके राइट तो कभी उसके लेफ्ट, तो कोर्स लगातार बदलती रहती है, और फिर बैठ के रोते रहते हैं कि ये क्या हो रहा है। आई बात समझ में? तो इस वजह से भी नुकसान हो रहा है, यह भी एक प्रॉब्लम है। अगला इम्पॉर्टेंट कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा कहते हैं कि 1860 से पहले जो विश्व भर का तापमान था वो 1.5 डिग्री से बराबर की बढ़ गया है।
मतलब पहले जो एवरेज टेम्परेचर रहता था वो अब 1.5 डिग्री के हिसाब से हर बढ़ गया। अब उसके बढ़ जाने की वजह से आर्कटिक अंटार्कटिक की बर्फ़ें पिघल गई हैं, उसके पिघल जाने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है। अब समुद्र का जल स्तर बढ़ने के से क्या होता है मेरे बेटे कि पहले नदी इतना लंबा रास्ता ले रही है, ये नदी बहरी 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 जाके समुद्र में गिर रही है। तो समुद्र में जहाँ नदी गिरती है वो उसका माउथ कहलाता है और जहाँ से निकलती है उसे सोर्स कहते हैं। अब समुद्र में गिर रही है, आराम से आती थी, एकदम से ऐसे गिर जाती थी, इन्जॉय था, पूरा लंबा रास्ता था, सब कुछ बढ़िया था। अब एकदम से समुद्र का जल स्तर बढ़ गया, रास्ता इतना ही रह गया। अब नदी तो अपने हिसाब से ही चल रही है, उसे क्या पता ये समुद्र आ गया, उसको तो था कि बहुत दूर जाके आएगा, ये समुद्र तो पहले ही आ गया। और समुद्र उसे कह रहा है रुको, जैसे रेलवे फाटक है, तो रेलवे फाटक की तरह उसके आधे रास्ते में उसके मुंह पे आके खड़ा हो गया। तो नदी का पानी तो बहेगा ही, तो वो लेफ़्ट और राइट बह जाता है। तो जैसे जैसे सी लेवल राइज़ कर रहा है, जैसे जैसे ओशन का वाटर लेवल राइज़ कर रहा है, तो नदियों के जो चैनल हैं वो शॉर्ट होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत ही फ्रीक्वेंट फ्लड आ रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ द, दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। आई बात समझ में? तो भाई ये सब कारण थे जिसकी वजह से गंगा रिवर सिस्टम में फ्लड आते हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ती चली जा रही है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो ग्रीनरी ऑफ द इंडिया है वो गंगा का मैदान है, और गंगा के मैदान में जो मिडल गंगा मैदान है ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आई बात समझ में? क्योंकि 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट वाला एरिया है ये, मतलब 100 सेंटीमीटर के अराउंड की बरसात यहाँ पर हो जाती है। आमतौर पर यहाँ पर लोग जो है और चावल की खेती कर लेते हैं, धान की खेती होती है, और धान की खेती जहाँ पर होती है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत हाईली कंसनट्रेटेड रहता है। और अभी पीछे तक जो बिहार था वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट काउंट हुआ है। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर जनसंख्या का घनत्व है, डेंसिटी बहुत है। अब डेंसिटी बढ़ती, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, नए नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, धरती उतनी है। पहले से ही लैंड ऑक्यूपाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाउसिंग प्रोजेक्ट एंड ड्वेलिंग्स एंड अदर पब्लिक कम्युनिटीज़ के लिए। ऐसे में नई जनसंख्या जो आ रही है उसे ज़मीन कहाँ से मिले भाई? ये जो नई जनसंख्या आ रही है, ज़मीन ढूंढने की तलाश में, उसको खेती करनी है, नए इंडस्ट्रीज़ को फैक्ट्री लगानी है, नए लोगों को घर बनाने हैं, नए लोगों को सबका साथ सबका विकास करना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना है। तो कहाँ देना है? बस वो जो नदी के पास का इलाका था जो खाली पड़ा है उसकी तरफ चले जाओ। तो नदी को एनक्रोच करते चले जा रहे हैं, नदी का जो नॉर्मल फ्लो है उसे कंजेस्ट करते चले जा रहे हैं, उसकी विसिनिटी में घुसते चले जा रहे हैं। नदी का जब जल स्तर बढ़ता है तो नदी अपने लिए लेफ़्ट राइट इतना एरिया छोड़ती है कि मैं अपना जल स्तर बढ़ा लूँगी, कोई टेंशन नहीं आएगी, लेकिन इन्होंने वही इलाका कब्जा लिया। इसकी वजह से वह जो हज़ार्ड हमारे देश का था वो आज डिज़ास्टर बन गया है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी को उन्होंने बढ़ा दिया। वाई? क्योंकि प्रॉपर्टी एंड लाइफ का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये खुद जाके नदी के मुँह में घुस रहा है। और जब नदी के मुंह में जा कर के बैठ रहे हैं, खेती कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो पानी आ रहा है फिर बह रहे हैं। ये पॉपुलेशन एक फैक्टर है भाई। अदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अनप्लैन्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, द बैड लेवल प्लानिंग, द लैक ऑफ टाउन डेवलपमेंट, लॉन्ग टाउन प्लानिंग एंड अदर थिंग्स। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हर नदी जो होती है वो जो बहती है तो अपने लेफ्ट राइट कई तरह के वाटर कंट्रोल कुशंस बनाती है। ये वाटर कंट्रोल कुशंस में कई तरह के क्रेटर्स, कई तरह के सिंक वेल, कई तरह के खड्डे, कई तरह के ड्यून्स, कई तरह के बिहड़, छोटे छोटे माउंट्स सब बनाती है। उसे पता होता है जब मेरा पानी का जल स्तर बढ़ेगा, ये जितने भी छोटे छोटे सैंड के माउंट मैंने बनाए हैं, सैंड की पोरोसिटी बहुत होती है, पानी मेरा सीप एच कर लेंगे और फिर मैं आगे नहीं जाऊँगी, मुझे ये बचा लेंगे। खड्डे जो हैं, खड्डों में मेरा पानी घुस जाएगा, उन माउंट्स में मेरा पानी चला जाएगा और सब एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। और उन माउंट्स के बीच में जो लैंड रहते हैं उसे मैं मार्श लैंड में कन्वर्ट कर दूंगी, जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस उगी होती हैं, दलदली सा इलाका। इसके आगे मैं कभी नहीं जाऊँगी। चलो बहुत अच्छा हुआ, हमने क्या किया, माउंट सारे चौपटे कर दिए एकदम काट काट के। वहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं आर्मी वाले, उसे बराबर कर दिया। जितनी भी क्रेटर्स थी सारी, उन्हें प्लान करके वहाँ पे पाथवे बना लिए, वहाँ पे शुगर कम करने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं, महंगे महंगे 15-15 हज़ार के साइकिल चला रहे हैं, और नदी तक जा कर के एकदम एंजॉय कर पाएँ। तो नदी के किनारों पर ऐसे स्लांटेड स्लोप दे दी, वो इंटरजंक्शन वाली टाइलें लगा लगा करके। इसकी वजह से वो कह रहा है नदी तो आ रही है, नदी कह रही है कैसा बना दिया मुझे रेडीमेड, एकदम सीधा सीधा सा सड़क की तरह। अब उसका जल स्तर बढ़ रहा है। पहले उसने वो खड्डा ढूंढा कहती नहीं मिला, फिर वो माउंट ढूंढा कहती वो भी नहीं है, वहाँ तो फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, तो कहती चलो फिर बहो। अब वो फिर वो लेफ्ट और राइट बहती है और फिर कहते हैं त्राही त्राही हो गई। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, डेवलपमेंट ही ठीक नहीं है भाई, सबका बर्बाद है। ये सब कारण है गंगा में बाढ़ आने के। और यूपी के इलाकों में तो बाढ़ आती है, और बिहार की अगर हम बात करें
तो बिहार के नर्दर्न एरिया में ये सब बाढ़ लाने का काम जो करता है, उन नदियों में इंपॉर्टेंट नदियों का नाम एक तो भागमती नदी है, दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है महानंदा। ये महानंदा नदी बड़ी ज़रूरी है जो बाढ़ ले करके आती है। ये बंगाल से निकलने का काम करती है और बंगाल बिहार बांग्लादेश होके चली जाती है। बंगाल बिहार बांग्लादेश, ये इसकी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। तो भागमती है, कोसी है, बूढ़ी गंडक है और महानंदा है, ये बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है। बंगाल में बाढ़ लाने की काम करें तो बंगाल का सौरव ऐसे जेट प्लेन की तरह निकलती है दामोदर, कहाँ से, झारखंड से, रिफ्ट वैली मैंने पहले से नाली बनी हुई है उसमें से बह रही है, उसमें से बहते हुए ऐसे घुस जाती है जाकर के कहाँ पे, बंगाल के अंदर, और बंगाल में जाकर के फिर सौरव बन जाती है। बंगाल का सौरव दामोदर, दामोदर इतनी बड़ी सौरव थी कि भारत में पहली बार भारतीय सरकार ने अमेरिका की नकल पर टिन्नेस नदी को फॉलो करते हुए टिन्नेस वैली प्रोजेक्ट की नकल पर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बनाई। 4 डैम बनाए हैं इसके ऊपर, तिलैया डैम, कोनार डैम, पंचेत हिल डैम और माइथन डैम, 4 और रानीगंज बैराज, 4 डैम एक बैराज बनाने के बावजूद भी आज भी सौरव बनी हुई है दामोदर और हैवॉक क्रिएट करती है। ये सारे डैम याद रखना बेटा, तिलैया डैम, माइथन डैम, कोनार डैम, पंचेत हिल डैम और रानीगंज का बैराज, ये सारे 5 चीज़ें बनाने के बावजूद भी दामोदर। तो दामोदर है, महानंदा है। महानंदा कहाँ से आती बताओ पहले? महानंदा निकलती है हिमालय से, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के इलाके से बाहर आती है, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को पानी देते हुए सर से नीचे चली जाती है, ये महानंदा है। ओके, बोलोगे तो नहीं? तो महानंदा है। गंगा का नाम क्या होता है? भागीरथी। तो महानंदा, भागीरथी, दामोदर एंड अजय, ये नदियाँ बंगाल के सेंट्रल और नॉर्दर्न रीजन को डिवास्टेट करती हैं, फ्लड लेकर के आती है, नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि बंगाल में और कहाँ बाढ़ आती है, तो बड़े लेवल पर बाढ़ आती है ना डेल्टा एरिया में। बंगाल का डेल्टा का इलाका बाढ़ से लबालब है। वाई, अब जब डेल्टा के पास जाते हैं तो उसका तो ग्रेडियंट इतना भी नहीं है कि वो सी लेवल के भी बराबर हो। ऐसा कहा जाता है कि उसका तो ग्रेडियंट सी लेवल से भी बिलो है। अब सी लेवल से बिलो ग्रेडियंट है, नदी आगे जा ही नहीं पा रही, तो नदी कह रही है अब काम नहीं चलेगा सिर्फ सेडिमेंट डिपॉजिट करने से, अब तो अपने आप को टुकड़ों में बांटो। तो कई सारे टुकड़ों में बट जाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज, और जब इन डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती है इतने सारे छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज में, तो इन डिस्ट्रीब्यूटरीज के बीच का जो लैंड है वहाँ पर सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, इंटरलॉक्ड एरिया। ये इंटरलॉक्ड एरिया, ये जो इंटरलॉक्ड एरिया है इसकी खासियत क्या है? सैंड, सिल्ट और लास्ट में नदी के लास्ट में क्या होती है? क्ले। और क्ले का तो हद आप जानते हो, क्ले कितनी पोरस। क्ले की खासियत क्या? क्ले में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बम्पर, पानी जितना डाल तो एकदम गारा बना देती है, एकदम दलदला। तो इसके अंदर ये जो क्ले वाला रीजन है, इंटरलॉक्ड एरिया, यहाँ पर पानी जब स्पिल होता है तो पानी स्पिल हो के इसका एक पॉइंट पे सैचुरेशन लेवल आ जाता है, और जब इसका सैचुरेशन लेवल आ गया है, अब उसके बाद नदी में पानी बढ़ गया है तो बाढ़ ही ना आएगी और क्या है। तो ये सारा एरिया इसलिए मार्शी है, दलदला है, वो सारा कौन सा? सुंदरबन, सुंदरी ट्री, जिसे हेरिट्री कहा जाता है। ओके, ट्री हेरिट्रिया। ओके, तो ये गंगा का डेल्टा इलाका, द मार्शी एरिया, द दलदला इलाका, द सुंदरी इलाका, इस वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है। ये थी सारी कहानी गंगा रिवर सिस्टम की। आप कहेंगे वेस्टर्न यूपी में कुछ नहीं होता, तो वेस्टर्न यूपी में बहुत कुछ होता है। आगरा, मथुरा, मेरठ, आगरा, मथुरा, मेरठ की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उनका ड्रेनेज चैनल ही बर्बाद है। मतलब आगरा, मथुरा और मेरठ रीजन में ड्रेनेज चैनल ऑफ द रिवर्स आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड और दे आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। दैट्स वाई उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ही उस लेवल पर नहीं रहती। जब बरसात होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पानी कहाँ से आ गया इतना, और फिर उसको ले जाने की बजाय लेफ्ट राइट ही छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है, पंजाब में ऐसा ही होता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र वैसे तो 720 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच रखती है, पर्टिकुलरली आसाम का बेसिन इसी से फॉर्म होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त खासियत है। ब्रह्मपुत्र एब्रप्टली एंटर होती है हिमालयन पर्वतों को चीरते हुए। कहाँ से? ईस्ट में कौन सा माउंटेन है? 2 माउंटेन है ना, नंगा पर्वत और नमचा बरवा। इधर कौन सा है? नमचा बरवा। वेरी गुड। तो नमचा बरवा के रीजन से एकदम से एंटर हो जाती है, और एंटर होने के बाद आगे 720 किलोमीटर का स्ट्रेच यहाँ पर पूरा करती है। और होता क्या है, खासियत क्या है इसकी? ये एक तरह का हेरिंग बॉन पैटर्न दिखाती है, यानी कि इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज हिमालयन रीजन से इससे आके मिलती हैं, और यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू है, यहाँ से इस तरह से जाकर के इसकी ट्रिब्यूटरीज इससे मिलती हैं। तो जो ट्रिब्यूटरीज का ब्रह्मपुत्र से आके मिलने का रास्ता है ये बेहद छोटा रहता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट चैनल बना करके ही मिलती हैं।
ब्रह्मपुत्र का भी चैनल काफ़ी स्ट्रेट है। ओके, अब ध्यान से समझिए कहानी क्या है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। हिमालयन रिवर से आने वाली हिमालयन रीजन से आने वाली ट्रिब्यूटरीज और मेघालय प्लेटू से आने वाली ट्रिब्यूटरीज दोनों ही स्टीप स्लोप से होकर के आ रही हैं। डिस्टेंस भी कम है तो चैनल भी स्ट्रेट है। और ये वो रीजन है जहाँ पर ये हिमालयन माउंटेन और आगे जाकर के पूर्वांचल ईस्टर्न हिमालय, तो यहाँ पर जब एक बारी साउथ वेस्ट मानसून आके ट्रैप होते हैं उसके बाद वो निकल नहीं पाते हैं, वर्षा करनी ही पड़ती है। तो ये 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला जोन है। तो ब्रह्मपुत्र में फ्लड आने का मेन एस्पेक्ट तो 250 सेंटीमीटर रेनफॉल है, याद रखें। अब ये 250 सेंटीमीटर रेनफॉल खासियत क्या है? ब्रह्मपुत्र खुद ट्रांस हिमालयन रिवर है और पेरिनियल है, स्नो मेल्टिंग से आ रही है। सेकेंड, ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक वो खुद स्नो मेल्ट रीजन से आ रही हैं। ऐसे में 250 सेंटीमीटर रेनफॉल मिल रहा है। चैनल छोटे हैं, एब्रप्टली फॉल करना है आगे ब्रह्मपुत्र में, और ब्रह्मपुत्र का ग्रेडियंट बहुत ही नॉर्मल है। ब्रह्मपुत्र का ग्रेडियंट स्टीप नहीं है, इट इज़ अ वेरी जेंटल वेरी नॉर्मल ग्रेडियंट। ऐसे में एकदम से जब वाटर डिस्चार्ज होता है उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, जिसमें डबल इफेक्ट रहता है, एक तो स्नो मेल्ट का और दूसरा 250 सेंटीमीटर रेनफॉल का, ये एकदम और इमीडिएट डिस्चार्ज वाटर ब्रह्मपुत्र के वाटर लेवल को बढ़ा देता है। और ब्रह्मपुत्र का ग्रेडियंट अपने आप में बहुत ही नॉर्मल है। इसकी वजह से पानी उस लेवल पर आगे ना बढ़ करके लेफ्ट राइट स्पिल होता है और हाई लेवल पर फ्लड आते हैं। भारत में अगर आपसे कोई एक सिंगल रिवर पूछे तो ब्रह्मपुत्र इज द सिंगल रिवर जो सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन करती है फ्लड से, और इट इज़ अ रेगुलर फिनोमेना इन द ब्रह्मपुत्र। जो इम्पोर्टेंट टाउन्स हैं वो ऑलवेज प्रभावित रहते हैं, जिनमें गुवाहाटी और धुबरी दो इम्पॉर्टेंट हैं। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, धुबरी, तेजपुर, ये सारे वो प्रभावित टाउन हैं आसाम के जो ब्रह्मपुत्र के फ्लड से प्रभावित रहते हैं। इनमें से सबसे प्रभावित लो रीचेस पे आने वाला टाउन गुवाहाटी है, जो बड़े लेवल पर इम्पैक्टेड है ब्रह्मपुत्र में आने वाले फ्लड्स की वजह से। आई बात समझ में? ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे एम्बैंकमेंट की गई है, उस एम्बैंकमेंट का भी सीधा सीधा नुकसान गुवाहाटी को भुगतना पड़ता है। ये मैं तब पढ़ाऊँगा जब मैं एम्बैंकमेंट के बारे में पढ़ाऊँगा। आई बात समझ में ब्रह्मपुत्र के बारे में? तो यही ब्रह्मपुत्र की कहानी थी। ब्रह्मपुत्र में भी सेडिमेंट लोड बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उसकी भी सराउंडिंग विसिनिटी से सारे के सारे फॉरेस्ट की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। इसकी वजह से वहाँ पर हाई लेवल सॉइल इरोजन है, और वो सॉइल इरोजन वहाँ पर बड़े लेवल पर सेडिमेंट कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का, जो उसे अर्थक्वेक से जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र रिवर का एक खास कारण फ्लड का ये भी रहा है कि वहाँ पर अर्थक्वेक इवेंट काफ़ी होते रहे। जब जब अर्थक्वेक इवेंट होते हैं उसका एक खास कॉन्सिक्वेंस ये निकल करके आता है कि माउंटेन स्लोप्स जो हैं वो धीरे धीरे स्लिप कर जाती हैं, यानी कि लैंड स्लाइड हो जाते हैं। और ये जो स्लाइडेड लैंड है ये रिवर के चैनल में आ करके एनर्मस डेब्रिस कंट्रीब्यूट करता है, और वो डेब्रिस एक तरह का नेचुरल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, एक नेचुरल डैम बन जाता है, जिस नेचुरल डैम की वजह से रिवर का फॉरवर्ड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है और रिवर लेफ्ट एंड राइट स्पिल कर जाती है, इससे लैंड इनंडेट हो जाता है। ये हिमालय की तकरीबन नदियों की कहानी है। अर्थक्वेक आ जाने की वजह से जब वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, उन लैंडस्लाइड्स की वजह से नेचुरल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अनदर रीजन। हमने मेट्रोलॉजिकल रीजन्स पढ़े थे, अब आपके सामने टोपोग्राफिकल रीजन निकल के आ गया। दैट इज एस्पेक्ट द लैंडस्लाइड्स एंड द अर्थक्वेक्स। ओके, ये ब्रह्मपुत्र की कहानी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने अगली कहानी आती है पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा सबसे पहले हम केस स्टडी में उठाते हैं। पंजाब हरियाणा में केस स्टडी क्या है? देखिए, पंजाब की तो सबसे बड़ी समस्या ही ये है कि पंजाब ड्राई एरियाज में आता है, लगभग सेमी ड्राई एरिया, सेमी एरिड एरियाज में आता है। रेनफॉल यहाँ पर आपको 50 से 75 सेंटीमीटर के अराउंड देखने को मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पर एक खास कंसेप्ट क्या क्रिएट हो जा रहा है, रिवर के जो ड्रेनेज चैनल हैं वही फुली डेवलप्ड अच्छे से नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रिवर ड्रेनेज चैनल प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। आई बात समझ में? और रिवर ड्रेनेज चैनल पुअरली डेवलप्ड होने की वजह से जब नदियों का जल स्तर वर्षा आने से बढ़ता है तो रिवर की वाटर होल्डिंग और कम्युनिटिंग कैपेसिटी ही नहीं है। इसकी वजह से लेफ्ट एंड राइट पानी स्पिल होता है, इनंडेशन होती है। ये एक फैक्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है, जैसे ही आप पंजाब के रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर लुधियाना, पटियाला, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो इंडस्ट्रियली बड़े तेज़ी से डेवलप हो रहा है। जैसे लुधियाना, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से डेवलप होती चली जा रही है, और पॉपुलेशन की इतनी तेज़ी से डेवलप होने की वजह से आपको एग्रीकल्चर एक्सपेंड करना है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक्सपेंड करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो जो नदियाँ के लोअर रीचेस को ऑक्यूपाई कर लिया गया है, जैसे सतलुज एक बहुत बड़ा नमूना है
जिसमें लुधियाना शहर के द्वारा उसके जितने भी लोअर रीचेस थे सबको एनक्रोच कर लिया गया है। इसकी वजह से रिवर का पैसेज नैरो होता है, उसका चैनल नैरो होता है, उसके जितने भी फ्लड ग्राउंड्स हैं वो सारे आप ऑक्यूपाई करते हैं। और जब नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ता है तो फिर उस फ्लड प्रोन एरिया में आने वाले लोग प्रभावित होते हैं, बर्बाद होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्रियल क्लस्टर के तौर पर सिटी एक ग्रोथ सेंटर में कन्वर्ट हो रही है। इसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन माइग्रेशन काफ़ी है और प्रवासी भारतीय बड़े लेवल पर यहाँ पर आकर के सेटल होते हैं। इसकी वजह से ऑलमोस्ट स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, स्लम डेवलपमेंट्स काफ़ी होती हैं और ये सभी नदियों के इर्द गिर्द के इलाकों में ही होती हैं। इसकी वजह से इन्हीं को सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है, इसलिए पुअर और पुअर हो जाता है जब फ्लड आते हैं। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा एक अपने ही तरह का सिस्टम लेके बैठा है। हरियाणा इज अ काइंड ऑफ सॉसर शेप, हरियाणा सॉसर शेप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पंजाब हरियाणा आगे राजस्थान में जब कनेक्ट होंगे, यहाँ पर एफेरमल नदियाँ होती हैं, यानी कि जो मौसमी है, जिनके माउथ जो है वो जाके समुद्रों में टच नहीं कर रहे हैं, जो इनलैंड ही कहीं ना कहीं चली खत्म हो जाती हैं और जो बरसातें पड़ने से जिंदा होती हैं, अदरवाइज मर जाती हैं। इसकी वजह से इनके रिवर ड्रेनेज चैनल प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि तो मौसमी है। ऐसे में जब हैवी डाउनपोर हो इस पर्टिकुलर एरिया में तो रिवर ड्रेनेज चैनल तो कार्व आउट है ही नहीं उस लेवल पे, तो नदी को पानी को निकासी ही नहीं मिलती, सरफेस रन ऑफ को निकासी ही नहीं मिलती। तो ड्यू टू द बैड डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस रन ऑफ इन द पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान, ड्यू टू द बैड डेवलपमेंट ऑफ द रिवर ड्रेनेज चैनल, होता यह है कि जो मौसमी नदियाँ हैं वो हैवी रेनफॉल होता है और ऊपर से सॉसर शेप है हरियाणा की, तो थोड़ा भी रेनफॉल अगर अनयूजुअल हो गया तो उसकी वजह से सॉसर शेप में तो नदी एंटर हुई, उसमें पानी पड़ा, वो स्पिल हुए बिना आगे तो जा ही नहीं सकता। यही कारण है कि घग्गर एक नदी है जो बड़े लेवल पर हरियाणा में बाढ़ लाने का काम करती है। अदरवाइज ये घग्गर जो है राजस्थान में जाके सूख जाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से देखा है कि घग्गर राजस्थान में भी बाढ़ लेकर के आ रही है। आई बात समझ में? घग्गर है, मारकंडे है और यमुना है, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो यहाँ पर बरसात लाने का और यहाँ पर फ्लड लाने का, सॉरी बरसात कह रहा हूँ, यहाँ पर फ्लड लाने का काम करती है। मारकंडे एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, ये हिमाचल और हरियाणा में बहने का काम करती है। हिमालय की विसिनिटी से निकल करके ये सिरमौर, अम्बाला और कुरुक्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट जगह आती है जिसका नाम है मारकंडे शाहबाद टाउन। तो मारकंडे शाहबाद यानी कि अगर आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं तो आपको हाईवे पे एक पुल सा दिखेगा, वो पुल जिस नदी से गुजर रहा है वो नदी मारकंडे नदी। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एंथ्रोपोजेनिक है। अगर आप ध्यान से यहाँ से निकलने वाली नदियों को देखेंगे और नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड अमृतसर हावड़ा रेलवे लाइन, इन दोनों को देखेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द रिवर्स, दे आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द नेचुरल फ्लो ऑफ द सरफेस। सारा का सारा नेशनल हाईवे 1 एंड सारी की सारी रेलवे लाइन सारी परपेंडिकुलर है। आप यहाँ से हाईवे से और नेशनल हाईवे और रेलवे लाइन से जाना, सारी नदियाँ नीचे से एग्जैक्ट परपेंडिकुलर गुजर रही होंगी। अब वहाँ से तो आपने उन्हें पैसे दे दिया गुजरने का और आपने ब्रिज बना लिया, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो जो रेस्ड ब्रिजेस आपने बनाए हैं, रेस्ड रेलवे लाइन बनाए हैं, वहाँ से नीचे झाँक करके देखना लेफ्ट राइट कितना डाउन होता है। नदी का चैनल तो उतना ही नहीं है जितना आपने ब्रिज बनाया। नदी का जब उफान आएगा तो अपने फ्लड प्लेन को कवर करेगी, फ्लड प्लेन को कवर करेगी तो अब क्या करे, तो आगे जाना तो जा नहीं सकती, क्योंकि रेलवे उठा के बनाए हैं और वो नेचुरल डैम का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से नदी के पास आगे बढ़ने की बजाय ऑप्शन यही है, बाएं दाएं बह जाओ, बाढ़ लेकर के आ जाओ, क्या करें, बाढ़ आ जाती है। ओके, तो यह भी एक कारण है जो बर्बाद करता है। अगला इम्पोर्टेंट कारण क्या है, बहुत सारी स्मॉल चोज निकलती है, स्मॉल रिवुलेट्स। अगर आप उत्तराखंड चले जाएँ, अगर आप होशियारपुर चले जाएँ तो आपको 100-200 मीटर पर चोर नज़र आएगी। अब ये चोर नदी ने खुद बनाई थी कि मैं एकदम से पहाड़ों से पानी की तरह गिरूंगी झरझरा के, आगे मैं एकदम से कहूँगी तो टाउन बह जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं नीचे गिरते ही कई सारे हिस्सों में बढ़ जाऊँगी, छोटी छोटी चो बन के निकल जाऊँगी। लेकिन हमने क्या किया, पानी पीछे डैम में रोका हुआ है, ब्यास के ऊपर पौंग बना दिया है, सतलुज के ऊपर भाखड़ा। तो जब ये डैम बना दिए तो इन्होंने कहा तो पानी तो आता ही नहीं है पीछे, क्या करें। अब पानी आता नहीं है तो ये सड़क है, यहाँ पे चो आ रही है, चो का बड़ा अच्छा पैसेज था, सड़क के आगे चो को ही सड़क बना ली। मतलब ये सड़क है, ये चो आई और सड़क से राइट देखो तो चो के आ गई, चो वाली जगह सड़क बन गई, बग्गी जा रही है, घोड़ा जा रहा है, वहाँ पे दुकान खोल ली है, वहाँ पे अच्छे अच्छे वाटर स्पॉट्स, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स खोल लिए हैं चो के अंदर ही, कि जब पानी बढ़ेगा तुम्हें पूरी फीलिंग देगी। इसकी वजह से बर्बादी हो रही है। इसकी वजह से फिर वो जो जितने नेचुरल रिवर पैसेज थे, स्मॉल रिवुलेट्स जो फ्लड को एब्जॉर्ब करने का काम करते थे, मतलब दे आर द नेचुरल फ्लड एब्जॉर्बर, दे आर द नेचुरल फ्लड कुशंस। जब हिमालय पे वर्षा बढ़नी थी तो महादेव ये जानते थे कि इन्हें एब्जॉर्ब कराने का कोई तो तरीका देना है,
उसने हंड्रेड्स ऑफ द चोज दे दी और आपने 100 ऑफ द चो खा ली, तो फिर कुल मिला करके आपको देखने को मिलता है अगला इंपॉर्टेंट कारण इलीगल क्रशिंग ऑफ द स्टोन्स। जैसे सैंड माफिया है ऐसे क्रशर भी। अब होता क्या है कि पठानकोट में चले जाइए आप, जम्मू पठानकोट इलाका सारा देख लीजिए, बड़े लेवल पर वहाँ पर जितने भी कॉबल पेबल है, कॉबल पेबल ग्रेवल, सारे काट काट कर सड़क पर डालने वाली पीसीसी बन रही है, गिट्टी, वो जो पत्थर रहता है गोल गोल। अब होता क्या है, हम सबने ये पढ़ा है पूरा ड्रेनेज वाले चैप्टर में कि ये जो पेबल्स रहते हैं, कॉबल्स रहते हैं, ग्रेवल्स रहते हैं, ये बड़े पोरस होते हैं, इनकी पानी को होल्ड करने की ताकत बड़ी होती है, नदियाँ घूम जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये नदियों के किनारे किनारे फैले होते हैं तो रिवर को एक नेचुरल एम्बैंकमेंट देते हैं आप देखो। दूसरा, रिवर के चैनल के फ्लोर पे होते हैं, इसकी वजह से नदी का पोरस कैरेक्टर बनाए रखते हैं। नदी को कहते हैं तो चिंता मत कर, हम सहेर लेंगे। अब हमने क्या किया, हमने रेकलेस क्रशिंग, सारा किनारे किनारे से पत्थर निकाला, काट काट के क्रशर सड़कों पर डाल दिया, सारा फ्लोर पूरा घसीट लिया जेसीबी से, एकदम रौंद के रख दिया। अब नदी आती है, कहती पत्थर है, एब्जॉर्ब करने को पत्थर है बेटा, कहते नहीं है, पत्थर तो नहीं है, कहती फिर मैं आगे को बहूँगी, आगे फ्लो करूँ।